दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में देश की हुकूमत बैठती है, लेकिन दिल्ली में दिल्ली की सरकार भी बैठती है, असेंबली की सरकार, विधानसभा में जो सरकार है, दिल्ली राज्य की, लेकिन उसके अधिकार बेहद सीमित हैं। शुरू में लगा था कि अधिकार उसको मिलेंगे, अधिकार मिले भी, लेकिन इस कदर कन्फ्रंटेशन इस वक्त केंद्र और दिल्ली राज्य के बीच है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऐसा लगता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी ज्यादा अधिकार प्राप्त है। गवर्नर और मुख्यमंत्री जो अन्य राज्यों के हैं उनके बीच भी टकराव लगातार चल रहा है। अभी आज ही मैं देख रहा था, एम के स्टालिन ने, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि चांसलर होने का अधिकार तो सीएम्स का है, मुख्यमंत्रियों का है, लेकिन यहां गवर्नर को चांसलर बना दिया गया है विश्वविद्यालयों का। तो ऐसे बहुत सारे केंद्र और राज्य के मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट जितना दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और सरकार के बीच है, उस तरह का कॉन्फ्लिक्ट अगर कहीं है तो सिर्फ तमिलनाडु में है, गवर्नर और मुख्यमंत्री का। इस कदर है इस समय कॉन्फ्लिक्ट। और इसी बीच में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा है, 70 सीटों के लिए दिल्ली का चुनाव। सवाल इस बात का है कि क्या इस कॉन्फ्लिक्ट की छाया भी असेंबली इलेक्शन के ट्रेंड पर, रुझान पर कुछ पड़ेगी? क्या उसका कोई असर पड़ेगा, या केजरीवाल साहब के 5 साल के जो जो काम काज हैं सिर्फ उन पर लोग मतदान करेंगे? क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या चुनी हुई नई सरकार अगर आती भी है, गैर भाजपा कोई सरकार, तो क्या वो ठीक से काम कर पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं। और सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बार वाकई रिवाइव करेगी, क्योंकि बड़ी दमखम के साथ वो चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी भी मैदान में उतर गए हैं, प्रियंका गांधी भी उतरने वाली हैं, बहुत सारे लोग कैंपेन कर रहे हैं, संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। तो हम इन्हीं कुछ चीजों पर आज बात करेंगे, इन्हीं कुछ मुद्दों को डिस्कस करेंगे अपने दो खास मेहमानों के साथ। और हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं वो दिल्ली ही नहीं, पूरे देश को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन दिल्ली की राजनीति को वो बहुत नजदीक से उन्होंने देखा है और समझा भी है। हमारे साथ इस वक्त हैं शीतल पी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ हैं पंकज श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, शीतल जी और पंकज जी। आ, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप लोग कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? इस चुनाव में एक तरफ ये मुद्दा है कि भाई केजरीवाल की सरकार करप्ट रही है। एक ऐसा नेता जो करप्शन के खिलाफ इमर्ज किया भारत की राजनीति में, वो एक करप्ट सरकार 5 साल चलाता रहा, जेल गया, उसके मंत्री भी जेल गए। ये एक आरोप है, किसी का कोई कन्विक्शन नहीं है, किसी के खिलाफ कोई ऐसा नहीं है कि साक्ष्य बिल्कुल पेश कर दिए गए हों, साबित हो गए हों, लेकिन ये एक माहौल बनाया है बीजेपी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, चुनाव कामकाज पर होगा, उनकी 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 राजनीति पर होगा, बीजेपी के चार्जेस पर होंगे जो करप्शन के चार्जेस हैं? क्या माहौल है इस समय दिल्ली चुनाव का? किससे आपने पूछा है हम दोनों में से? शीतल जी। अच्छा अच्छा। देखिए, बीजेपी के आने के बाद से 14, खैर चीजें उतनी साफ नहीं थी, लेकिन 14 में मई में जब मोदी जी ने शपथ ले ली, उसके बाद 1 साल 2 साल में ही वो रंग ढंग इस तरह से हुए कि अब देश में समाज, विभिन्न राज्यों के बीच, विभिन्न हमारी जो राष्ट्रीयताएं हैं उनके बीच, धर्मों के बीच, सब एकदम विभाजन है, स्पष्ट विभाजन हो गया है। समाज में सोच समझ के दायरे में भी बुरी तरह से विभाजित समाज में हम इस समय हैं। मतलब मेरे होश हवास में पूरा देश और पूरा समाज इस तरह से विभाजित, डरा हुआ, कंफ्यूज्ड और कम्युनलाइज्ड कभी नहीं जितना इस समय है। तो दिल्ली का चुनाव भी इस सबसे अछूता रहे ऐसा संभव नहीं है। दिल्ली में कुछ विशेष स्थितियां हैं। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी एकाएक धूमकेतु बन के आई। शुरुआत में इनके आंदोलन को बीजेपी और उसका जो वो संगठन है आरएसएस, पीछे से उसका ओरिजिनल संगठन है, उसके बहुत सारे स्तंभों ने सहारा दिया था उस मामले को। खासकर मीडिया ने, मीडिया में सवर्ण जातियों के लोगों का जो बहुमत है वो सोच समझ में राइट विंगर है।
और जब-जब उसे जब मौका मिलता है या ज़रूरत उसकी होती है, तो वो अपना रंग दिखाता है। और सांप्रदायिक मामलों पर तो हमेशा ही कमज़ोर तबकों को कुछ सहूलियतें देने के सवालों पर या उनके रिज़र्वेशन के सवाल पर, इन सब पर उसकी स्पष्ट लीनिंग है, एक तरफ़ा है वो। तो उसकी वजह से वो हमेशा ही ऐसे मामलों में उस रोल में आ जाता है जिस रोल में वो उस आंदोलन के समय आया, जो आंदोलन अन्ना के नाम से शुरू किया गया था, लेकिन नीचे से उसे केजरीवाल और उनकी टीम कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं आरएसएस की स्कीम ऑफ थिंग्स से आगे थी और इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी वार्टी बना ली। उसको आरएसएस ने रोकने के लिए जो संभव था सब किया। वो अन्ना को अलग कर ले गए, किरण बेदी बहुत सारे लोगों को उस समय अलग कर ले गए और वो मामला खटाई में पड़ जाता, लेकिन कुल मिला के केजरीवाल उनसे ज्यादा कुशल साबित हुए और वो उनमें से निकल के भी दिल्ली में अपनी एक पहचान बना ले गए और 28 सीटें पहले ही चुनाव में जीत गए, जिसके बारे में उस समय के एक बड़े नेता दिल्ली के, जो जीवित नहीं है लेकिन भाजपा के बड़े नेता अरुण जेटली, उन्होंने कहा था कि भाई ये करना अलग चीज है, लेकिन अगर ये एक भी सीट जीत जाएंगे तो कुछ उन्होंने दावे किए थे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन वो 28 सीट जीत गए असेंबली में और कांग्रेस ने उनको समर्थन दे दिया, उनकी सरकार बन गई। लेकिन फिर वो इस्तीफा देके उन्होंने जुआ खेला और 2 बार वो 50% से ज्यादा वोट, ये ऐतिहासिक तौर पर है, इतना कभी दिल्ली में किसी और दूसरे को समर्थन नहीं मिला। उनको 54% के आसपास दोनों बार वोट मिले और 15 और 20 में वो 54% के साथ 70 में से 60 से ज्यादा सीटें लेके सरकार बनाई उन्होंने, प्रचंड सरकार। लेकिन कुछ केजरीवाल की स्टाइल फंक्शनिंग और कुछ मोदी जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, दोनों में जो कंट्रास्ट था वो इस लेवल पे आया कि आज दिल्ली की सरकार देश में किसी म्युनिसिपल कारपोरेशन से भी बदतर हालत में है। दिल्ली राज्य का हर अधिकार एलजी में निहित है, ये एफिडेविट पर है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला भी दे दिया था हालांकि दिल्ली सरकार के पक्ष में, उस फैसले को भी नल एंड वाइड करते हुए अध्यादेश के जरिए सरकार ने बदल के सब राइट्स एलजी में निहित कर दिए और सर्विसेज वाले मामले पर फिर से मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, जो बहुत दिनों से लंबित है। अब सर्विसेज के चलते क्या होता है कि हर अधिकारी एलजी को रिपोर्ट करता है, दूसरे उसका चयन भी एलजी या कहे सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री करती है। तो इस तरह से सरकार तो इनकी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती अपने मन से। सब करने, हर अधिकारी की नियुक्ति, हर कर्मचारी की नियुक्ति, हर फैसला उन्हें एलजी से परमिशन लेनी होगी और एलजी वो कर सकते हैं। तो नतीजा ये होता है कि केजरीवाल एक स्कीम का अनाउंस करते हैं चुनाव से पहले, उसके खिलाफ अधिकारी लोग विज्ञापन देके, अखबारों में विज्ञापन देते हैं कि ये इस तरह का कोई फैसला कभी नहीं हुआ और ये झूठी बात है। मतलब जिस राज्य का मुख्यमंत्री चुनावी वायदा अपनी जनता से कर रहा है अगले चुनाव में शामिल होने के लिए, उसके खिलाफ उसके अधिकारी अखबारों में पब्लिक एक्सचेकर से विज्ञापन देके उसका कर रहे हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कमजोरी इस लेवल की है। ये सरकार चलने का कोई लॉजिक नहीं है, सिवाय केजरीवाल की जरूरत की वजह से सरकार चल रही है। वरना इसमें केजरीवाल, जिन्होंने 49 डेज में पहली सरकार बेवजह लगभग तोड़कर इस्तीफा दे दिया था, इसको घसीट रहे हैं जिसका कोई उनका मायने नहीं। इसमें सिर्फ ये होना है कि उनके खिलाफ रोज एक मुकदमा लिखने की परमिशन एलजी देते रहे, चाहे जिस मामले में जांच कर दें, चाहे जिस मामले में उनको उल्टा लटका दें, और वो एक सिपाही को भी इधर से उधर नहीं कर सकते, एक चपरासी को भी इधर से उधर नहीं कर सकते। उनके पास कुछ नहीं है। उनको ये सरकार इस्तीफा देके सड़कों पर उतरना चाहिए था, लेकिन वो जानते हैं, एक तो उन्होंने सड़कों पर उतरने वाली पार्टी नहीं बनाई। आंदोलन के समय जरूर उतरे थे, लेकिन उसके बाद उनमें जो बदलाव हुए वो इस गति से और इस तरह के हुए कि जिन्होंने सबको चमत्कृत कर दिया। ऐसे तमाम लोगों को जो उनके प्रति सहानुभूति रखते थे अचंभे में डाल दिया और फिर वो इतनी तेजी से इस सब में कूदे कि अल्टीमेटली एक मामले में फंस गए और उस मामले में उनको जेल वेल भी जाना पड़ा, मुकदमा भी उनके सिर पर है। जिन कंडीशंस पे उनको बेल मिली है उससे वो कोई काम नहीं कर सकते। उनमें कंडीशंस ये है कि दफ्तर नहीं जा सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, सिवाय उन फाइलों के जिनमें एलजी की परमिशन के लिए उनका दस्तखत करना जरूरी हो। तो एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें ये चुनाव हो रहा है।
मैं अब ये समझना चाहता हूं, आपने जो परिस्थितियां बताई बहुत ही जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण ये सूचना है, लेकिन इन परिस्थितियों में जो चुनाव हो रहा है इसमें केजरीवाल को और उनकी पार्टी को इससे जनता के समर्थन में कितना घाटा कितना फायदा हो सकता है, ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप बता सकते हैं हमें। जनता के समर्थन का, जैसे मैंने कहा कि विभाजन की वजह से जो मध्य वर्ग में केजरीवाल को मध्य वर्ग में बहुमत नहीं मिलता था, उसमें भाजपा को ही बहुमत मिलता था। लेकिन 21% जो अध्ययन है उनके, 21% मत इनको तब भी मिल जाते थे। अब उन मतों में भी काफी छीजन हो गई है, जब से इस बारे में खबरें प्रकाशित कराने में बीजेपी रही और उनको मुद्दा बनाने में कि इन्होंने अपना एक घर जिसमें रहते थे उसमें 50 करोड़ से ज्यादा साज सज्जा वगैरह पे खर्च कर दिया। दूसरा, ये जो वाला उन पर आरोप है कि शराब की बिक्री के नीति को बदलकर उन्होंने पैसे वैसे लिए और उसमें वो जो जेल वेल गए हैं, उससे वर्ग के एक बड़े हिस्से में उनकी साख खराब हुई है। लेकिन उन्होंने जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें अपनी राजनीति को शुरू कर की थी, जिसमें अक्रॉस द टेबल सभी गरीब लोगों का फायदा हुआ था, उससे उस तबके का एक बहुत, जो आबादी जितनी होती है, जो मेहनतकश मजदूर वर्ग है जो दिल्ली में आता है अपने अपने जनपदों से राज्यों से उखड़ के कुछ कमाने की आशा में, उनको सहूलियत दी। उन्होंने स्कूल वगैरह में सचमुच में कुछ सीरियस काम भी किए, अस्पताल वगैरह में इंप्रूवमेंट किया, लोगों के लिए टेस्ट वगैरह में फ्री, स्त्रियों के लिए बसों में चलने वगैरह का उन्होंने काफी काम किया। उन्होंने एक्चुअली काम तो किए बहुत सारे, ऐसी गलियां जो बहुत गरीब की है लेकिन जहां बड़ी घनी आबादी रहती है, वहां सब जगह सीवर लाइन वाइन वो ले गए, पानी की लाइन ले गए। उन्होंने एक हद तक टैंकर माफिया पर भी कर दिया और बहुत सी चीजें करने की कोशिश भी की, तो लेकिन उसके साथ साथ आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में इस बार भी दबदबा उनका कायम रहेगा? देखिए, कमजोर तबके में उनका दबदबा कायम है। जो समाज का आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन संख्या की दृष्टि से सहजोर तबका है, उसमें तो उनकी बढ़त कायम है। लेकिन बाकी जगहों में उनको कमजोरी मिली है। दूसरे, ये चुनाव अब जो 3-4 चुनाव हम लोगों ने राज्यों में देखे हैं, उसमें कुछ नई चीजें हो गई हैं, जो चीजें इस बार दिल्ली में परीक्षण में जाएंगी। जैसे जी। तमाम ऐसे नए मतदाताओं का समावेश जिनके बारे में शंकाएं हैं कि वो लोकसभा के बाद एकाएक जोड़ दिए गए हैं। इस बारे में आम आदमी पार्टी ने उठाए भी, कुछ तथ्य भी रखे कि कई सांसदों के यहाँ, जिनके यहाँ 2 वोटर थे लोकसभा में, एकाएक 32 वोटर हो गए। ऐसे सारे पदाधिकारियों के यहाँ वोट वगैरह बढ़े। एक अपुष्ट आंकड़ा है कि करीब 7 लाख वोटर दिल्ली में नए बढ़े हैं। दिल्ली में कुल 58 लाख पाकर केजरीवाल 54% वोट पा जाते हैं। तो अगर 7 लाख वोट बढ़े हैं और बताया जा रहा 5 लाख वोट कटे हैं, तो अगर 7-5 12 लाख का है तो चुनाव के नतीजे बदल जाएंगे। जी। अभी इसलिए अभी बहुत कुछ कह पाने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि नए नए प्रयोग बीजेपी कर रही है और प्रयोगों में हम सफलता उसको पाते हुए देख रहे हैं। और एक और स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी इस बीच देश में अकलियतों में, हितों में और एक हद तक कुछ पिछड़ी जातियों में भी राहुल गांधी की स्वीकृति बढ़ी है। इस चुनाव में ये उम्मीद लग रही है कि कांग्रेस प्रतिशत जो बहुत नीचे चला आया था 4% के आसपास, वो जरूर बढ़ेगा, खासकर उन इलाकों में जहां माइनॉरिटी की तादाद ज्यादा है, जहां दलित तादाद ज्यादा है, जो रिजर्व सीट्स वगैरह हैं, उन सब में उनके और एक आध उनके उम्मीदवार जहां अच्छा काम वाम कर रहे होंगे, अब उनकी प्रतिष्ठा होगी, तो ये उम्मीद की जा रही है कि कम से कम डबल तो हो ही रहा है। तो ये जी। मतदाता भी वो है जो इसके पहले आम आदमी पार्टी को वोट देते रहे। तो अगर ये दोनों बातें हो रही हैं और ये 7-5-12 लाख वाला भी केस है, तो हमें नहीं मालूम कि नतीजा क्या होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है और नॉर्मल इलेक्शन जैसे होता रहा है, इसको ये माने कि स्वाभाविक तौर पर ये सब हुआ है, तो फिर आम आदमी पार्टी को मेरे हिसाब से बढ़त होनी चाहिए। जी, शुक्रिया। पंकज जी, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा जो अभी शीतल जी ने जहां अपनी बात खत्म की है, कि इसमें कोई दो राय नहीं, आमतौर पे जो लोग ऑब्जेक्टिव ढंग से दिल्ली के चुनाव को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं,
वो भी मानते हैं कि कांग्रेस का जो पिछली बार परसेंटेज ऑफ वोट था वो 4.26 के आसपास था, और केजरीवाल साहब की पार्टी का जो था वो 54.34 सॉरी नहीं, यस 53 पॉइंट। 53.57% था। बीजेपी का 38.51% था। ये था। अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो पार्लियामेंट में बिल्कुल पलट गया था। पार्लियामेंट में हमेशा पलटता रहा, आप देख रहे हैं लगातार कि केजरीवाल साहब को 24.17% मिला और बीजेपी को 54.35% मिल गया। एक भी सीट नहीं किसी और को मिली, 7 सीट लोकसभा की चली गई बीजेपी को। तो अगर कांग्रेस इस बार चुनाव में राहुल गांधी की अपनी जो इमेज बिल्ड हुई है उसकी वजह से अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी में अपना आधार बढ़ाती है, तो क्या वाकई ये केजरीवाल साहब के लिए बहुत बड़ा एक चुनौती एक होगी उनके लिए, और वो बीजेपी के मुकाबले बहुत कठिनाई में पड़ सकते हैं? आपको लग रहा है ऐसा? शुक्रिया उर्मिलेश जी। मेरा ख्याल है कि कांग्रेस तो एक पार्टी है, राजनीतिक दल है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को पूरा हक था कि वो गोवा में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, तमाम जगह जाए, पंजाब में, इस तर्क पे कि वो कोई मतलब इस डर से कि भाजपा को फायदा हो जाएगा वो चुनाव न लड़े, ये कोई लोकतांत्रिक बात नहीं है। और उसने अपने इस अधिकार का इस्तेमाल किया जो उसे करना भी चाहिए था। तो कांग्रेस पार्टी भी एक राजनीतिक दल है और दिल्ली में वो एक अच्छी लंबे समय तक सरकार भी चला चुकी है। नई दिल्ली दिल्ली का नया स्वरूप बनाने में कांग्रेस पार्टी की जो पिछली शीला दीक्षित की सरकार थी उसका बहुत बड़ा रोल था। तो वो अपने को पूरी तरीके से छोड़ दे ये तो संभव नहीं है। वो पूरी कोशिश करेगी कि वो कितना अपने को आगे बढ़ाए। लेकिन इसमें चुनौती जो है, आपने जो कहा, मेरा ख्याल है कि वो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा केजरीवाल का जो अतीत है, केजरीवाल के जो वायदे हैं और केजरीवाल की जो राजनीति है, वही उनके लिए बड़ी चुनौती बनी है कि उनकी सीमाओं का अब विस्तार संभव नहीं। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि शुरू शुरू में जब बड़ा उत्साह था, जब दो चुनाव के जैसे नतीजे जिसका विश्लेषण किया भी, 62 सीटें, 67 सीटें, तो एक बात बड़े गर्व से कही जाती थी कि हम पोस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, हमारी कोई विचारधारा नहीं है। वो साफ ही बात कहते थे कि हमारी कोई विचारधारा नहीं है, हम बस जनता का भला करना चाहते हैं। लेकिन राजनीति में जब आप आगे बढ़ते हैं और राजनीति में खासतौर पर जब एक इतना विभाजित समाज है हमारा, जिसके बारे में शीतल जी ने बताया कि इस तरह से सांप्रदायिक आधार पर देश में इस समय तनाव है, और सांप्रदायिक भावनाएं पहले भी थी, तनाव भी पहले होते थे, लेकिन सत्ता के शिखर से उनको लगातार हवा देने और बल्कि उनका नेतृत्व करने की जो एक नई तस्वीर हम देख रहे हैं, इसने बिल्कुल अजब स्थिति पैदा कर दी है, जिसका विश्लेषण शायद जो राजनीति शास्त्र का इतिहास है उसके पुरानी जो प्रविधियां हैं उसके तहत आप कर भी नहीं सकते, कि उसे आप फासिज्म का जो जर्मनी मॉडल है उसको भी सीधे नहीं कह सकते हैं कि वैसा ही है। एक कम्युनल फासिज्म का एक नया प्रयोग भारत में हो रहा है, जहां पे कॉरपोरेट पूंजी भी जुड़ी हुई है और साथ में जो हमारे एक मिडिवल सेंसिबिलिटीज हैं, जो वर्ण व्यवस्था है, उन सब का एक घालमेल बनाकर एक सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास हो रहा है। तो जाहिर राजनीति में ध्रुवीकरण बहुत तीखे तरीके से हो रहा है, और ऐसे में जब राहुल गांधी खासतौर पर चाहे वो कम्युनल पॉलिटिक्स हो या जो सामाजिक न्याय के प्रश्न है उस पर बहुत ज्यादा जोर इस समय दे रहे हैं देशव्यापी ढंग से, तो दिल्ली में वो क्यों नहीं देंगे? और ऐसे में अगर जब ये सवाल आएगा या आया कि भाई जाति जनगणना पे आपका क्या कहना है, आरक्षण के मुद्दे को बढ़ाने, इसकी सीमा को बढ़ाने पे आपका क्या कहना है, और राहुल गांधी ने सीधे ये सवाल उठाया, तो फिर उसका जवाब वो देने को तैयार नहीं। वो अगर आप बड़े पैमाने पर देखिए तो मैं दिल्ली के भी कई इलाकों में गया है और इस समय इनके पास एमसीडी भी है, जो गंदगी का आलम है, जो सड़कों पे गड्ढे का आलम है। कम से कम ये नहीं कह सकते कि सरकार वहां पर कोई काम करते दिख रही है। जो यमुना का प्रदूषण है, जिसके लिए इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 2025 तक यमुना साफ ना हो तो मुझे वोट मत दीजिएगा, ये इन्होंने पिछले के पिछले चुनाव में वादा किया था। 2025 आ गया। पोल्यूशन का जो सवाल है, जिसके पास थोड़ी स्थिति अच्छी है, हमारे शीतल भाई भी दिल्ली में रहना पसंद नहीं करते, वो गांव में जाते हैं, सुल्तानपुर में रहते हैं। उसकी एक बड़ी वजह है कि दिल्ली शायद अब अगर मजबूरी ना हो तो कोई रह नहीं सकता सिर्फ पर्यावरण के कारण से, बाकी तो छोड़ दीजिए।
और अस्पतालों और स्कूलों को लेकर जो बहुत इनके बड़े बड़े दावे हैं, पहले तो ऐसा नहीं कि पहले जीरो था, पहले कुछ था ही नहीं, ये तो एक गलत बात है। लेकिन अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसको विपक्ष पूरे दावे से कर रहा है, तो उसमें तो बड़ी भयावह स्थिति नजर आ रही है कि आप विज्ञापन में कुछ परसेप्शन बनाने में चाहे कामयाब हुए हों या हैं भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अस्पतालों की स्थिति बहुत अच्छी है, डॉक्टर्स की स्थिति बहुत अच्छी है। एक एक बेड पे दो दो पेशेंट अगर हैं और ये बात सीएजी की रिपोर्ट में है, तो फिर गंभीर चिंता की बात है। और उससे भी बड़ी बात है जो पिछले चुनाव के पहले नहीं था, इनके साथ एक इमोशनल कोशेंट था कि भाई चलो अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, नए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन जब दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया सत्ता पर आयोजित, और आपके पास 62 विधायक थे, और यहाँ की सिविल सोसाइटी के लोग कहते रह गए कि आप चलिए, जो लोग उनके पुराने परिचित थे, दिल्ली के तमाम लोगों ने उनसे आग्रह किया, मनीष सिसोदिया से या तमाम सारे लोगों से, कि भाई आप चलिए, कम से कम शांति मार्च ही करिए। और इन्होंने अद्भुत किस्म की चुप्पी साध ली, जो कि जिसका कोई तर्क संभव नहीं है अगर आप राजनीति में हैं। ये संभव ही नहीं है कि अगर अल्पसंख्यक समाज के ऊपर हमला हो रहा है या किसी पर हो रहा है और आप चुपचाप बैठ जाएंगे, तो आखिर, या फिर जिस तरीके से हमेशा भगत सिंह की और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर अपने पीछे लगाते हैं, और एक आदमी इनका मंत्री जो है डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ता है एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, जो एक बहुत एक आजकल जो भी अम्बेडकराइट है ऐसा करते हैं, तो उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाता है। तो फिर ये सवाल तो आज पूछा ही जाएगा, पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है? कम से कम दलितों की ओर से, पिछड़ों की ओर से, अल्पसंख्यकों की ओर से ये सवाल एक बहुत मौजू और जरूरी सवाल बन गया है कि भाई आप क्या सिर्फ इस तरह से आप राजनीति में कहां तक जा सकते हैं? ये बात ठीक है कि दिल्ली में लोगों को आर्थिक रूप से फायदा वो दिखाते हैं कि भाई पानी आपका पैसा नहीं पड़ता, या बिजली आपकी सस्ती या मुफ्त है, वगैरह वगैरह सब है। लेकिन अब ये तो सभी लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम 2500 रुपए देंगे, प्यारी दीदी योजना। ठीक है, उस समय वो उनका एक है कि गरीबों के मन में बात है कि नहीं, केजरीवाल ने उनके लिए काम किया है, तो ये बात उनको फायदा दे सकती है। लेकिन अब तक जो उनके साथ एक थोड़ा सा भावनात्मक मसला भी था, वो अब नहीं है। अब कोई नागरिक होकर इनको वोट देने को तैयार नहीं है, उपभोक्ता होकर तो वोट दे सकता है कि भाई अच्छा ये रहेंगे तो हर महीने हमारा 5000 रुपया बच रहा है। तो इन्होंने नागरिक को उपभोक्ता बनाने की जो राजनीति शुरू की है, उससे इनको कुछ लाभ भी मिल रहा है, लेकिन ये उनके विस्तार में सबसे बड़ी बाधा के रूप में आज सामने है। और इसीलिए आप देखिएगा, ये देख रहे हैं कि जो पहले उम्मीद की गई थी कि तमाम राज्यों में ये आगे बढ़ेंगे, छाएंगे, वैसा कुछ आपको होते नहीं दिख रहा है। पंजाब जरूर इनके हाथ में आया है और उसका एक और भी बहुत से कारण है, लेकिन कम से कम इनका जो बाकी प्रदेशों में जो विस्तार होने की संभावना थी, वो पूरी तरह से इस समय अगर कमजोर पड़ी है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये अपनी राजनीति को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इनकी जो ईमानदारी वगैरह के जो वादे और दावे थे, वो तो इतने खोखले साबित हुए हैं कि इन्होंने अपने पार्टी के अंदर के लोकपाल को बाहर कर दिया, एडमिरल रामदास जैसे आदमी को। जो इन्होंने जो वादे किए थे नई राजनीति करने को, भूल जाइए कि इन्होंने प्रशांत भूषण या योगेंद्र यादव के साथ क्या किया। जो इनका था कि भाई हमारा एक आंतरिक लोकपाल भी होगा, और एडमिरल रामदास थे, उन्होंने कुछ सवाल उठाया, उनको भी बाहर कर दिया। तो जो आपने एक वैकल्पिक राजनीति का प्रस्ताव जो किया था, जिस तरह से किया था, आपने पूरी तरीके से उसको उल्टा। दिल्ली में चलिए, आपने जन लोकपाल बिल आप नहीं लागू कर पाए, आपने इस्तीफा दिया था इसी के नाम पर पहली बार 2013 में जब 28 सीटें थी। पंजाब में आपको किसने रोका है? आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां तो कोई एलजी नहीं है। पंजाब में आप करके देखिए, पर आप ये जन लोकपाल का नाम तक लेने को तैयार नहीं। आज ये सीएजी की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, जिस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर ये शीला दीक्षित को और मनमोहन सिंह तक को बेईमान कहते थे, और अगर 12 एसी लगने पर शीला दीक्षित को ये अय्याश कह सकते हैं, तो फिर इनके शीश महल का मुद्दा अगर बन रहा है, तो फिर ये तो इन्हीं को आईना दिखाया जा रहा है, ये तो इन्हें झेलना पड़ेगा। लेकिन पंकज जी, एक प्रश्न तो उठता है कि वैचारिक मुद्दों पर हमारे यहाँ चुनाव कितने हो रहे हैं। एक तो ये प्रश्न है कि भाई हम अगर ये देखें कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है,
तो पार्टनर की पॉलिटिक्स तो बहुत पहले से बहुत सारे लोगों को मालूम थी। जब वो एफर्मेटिव एक्शन पर नहीं बोलते थे, आरक्षण पर नहीं बोलते थे, आर्थिक सुधारों पर नहीं बोलते थे और साफ-साफ कहते थे कि इन मुद्दों पर हम कोई विचारधारात्मक हमारा कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है। हम जनता के कल्याण, जैसे अभी शीतल बाबू ने या आपने कहा भी कि वो कहते थे कि हम तो जनता के वेलफेयर के लिए आए हैं, हम विचार-विचार की बात नहीं करते। तो वो उनकी पॉलिटिक्स पहले से मालूम थी, लेकिन उनको जनता ने चुना क्यों? लगातार जनता उनको वोट क्यों देती रही? क्यों? क्योंकि उन्होंने जिसको रेवड़ी कह रहे हैं लोग, बीजेपी वाले, हालाँकि वो रेवड़ी वो भी बाँट रहे हैं और खूब जम के बाँट रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में खूब कहा उन्होंने, जब कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाएँ पेश की कि रेवड़ी कांग्रेस लेकर आई है। आज वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं? केजी से लेकर पीजी तक कह रहे हैं कि हम कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, एक पेपर में कहते हैं, दूसरे पेपर में कमजोर वर्ग के लोगों को कहते हैं हम फ्री एजुकेशन देंगे। ये सब चीजें कह रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने जो किया उसमें कई चीजों को लागू किया। अब उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में बैठे हमारे मित्र शीतल जी कितना बिजली बिल देते होंगे ये तो बताएंगे, लेकिन दिल्ली में बैठा जो आदमी है, साधारण आदमी, मिडिल क्लास आदमी, उसको कितनी सहूलियत है ये भी वो जानता है। जो लोग नोएडा शिफ्ट कर जाते हैं द्वारका से, वो फौरन बताते हैं कि भाई ये तो बहुत भयानक बिल आ रहा है यहाँ पर, ये तो बहुत बुरा हाल है। तो ये चीजें जिनकी वजह से केजरीवाल को जनता ने प्रेफर किया, गरीबों ने भी और मिडिल क्लास ने भी, वो जो मुद्दे हैं उनके पास अभी भी सुरक्षित हैं, उनके पक्ष में वो मुद्दे आज भी हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, थोड़ा ये विस्तार से इसलिए मैंने कहा कि आप जो कह रहे थे उसके उसका एक बरक्स भी एक एक दिखाई पड़ा मुझे। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि बीजेपी भी रेवड़ियां बांट रही है, वो भी जनता को वही चीजें कह रही है जो केजरीवाल, और नागरिक के बजाय उपभोक्ता बनाने पर सभी आमादा है। ऐसे परिदृश्य में एक तरफ कांग्रेस उतर रही है मैदान में और दूसरी तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ये घमासान है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कहां पर ये चुनाव फंसा हुआ है? क्या क्या आपको लगता है कि बीजेपी वाकई इसका फायदा उठाएगी? देखिए, बीजेपी या कोई भी पार्टी अपने फायदे के लिए उतरती है। बीजेपी अगर फायदा उठाना चाहती है तो इसमें कुछ बुराई नहीं है और ये उसका अधिकार है। कहने का अर्थ ये है कि आप जो चीज भी आपने वादे किए थे केजरीवाल के, आज उसी पर तो लोग उनकी कसौटी पर कसेंगे। अगर सचमुच जैसा आप कह रहे हैं या हम भी मानते हैं कि लोगों को फायदा हुआ है, जो खासतौर पर पहली बार जिन्होंने मुफ्त बिजली का एक बिल देखा कि उन्हें जीरो बिल देना पड़ा, तो जाहिर है वो उसके प्रति बहुत उन्हें लगेगा कि उनको मिला है। और मोदी जी कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो वो भी एक सच्चाई है, दे ही रहे हैं। अब सवाल है कि जो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, जो लाभार्थी वर्ग है, क्या वो इतना ही सोचेगा? जाहिर है कुछ लोगों के लिए यही बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि जब हम पर पुलिस हमला कर रही थी या गुंडे हमला कर रहे थे, सांप्रदायिक उसके निशाने पर थे हम, तो फिर हमारी सरकार केजरीवाल जी की कहां थी? या जब आरक्षण और जाति जनगणना का प्रश्न एक बड़ा प्रश्न हो रहा है, तो आखिर केजरीवाल का इसको समर्थन करने में हिचक क्यों रहे? तो एक वर्ग वो भी होगा। मेरा ख्याल है कि कोई इतना हमारा समाज इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बटा है कि ये भी या तो ये या तो वो वाली स्थिति नहीं है। हर तरह के लोग हैं। उसमें कुछ लोगों के लिए वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी बिजली बिल मुफ्त हो गया और इसी पर वो वोट दे सकते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी दे सकते। जैसे बहुत से ऐसे गरीब, अभी मैंने कहाँ का रिपोर्ट देखी, हाँ, नई दिल्ली की, जहाँ के वाल्मीकि समाज जो सबसे गरीब तबका है, उसके एक हिस्से में, वो बीबीसी की रिपोर्ट है, वो भी सारे लाभार्थी हैं, लेकिन वो केजरीवाल की जगह वहां पर वो बीजेपी की बात कर रहे थे। तो मतलब गरीब भी हमारे यहाँ सिर्फ गरीब अगर होता, तो फिर तो वर्गीय आधार पर इस समाज में एक नए किस्म के संघर्ष को हम सामने देख रहे होते। तो जो हमारा वर्ग है, उसके अंदर सामाजिक न्याय की चेतना भी है, सांप्रदायिकता का विषैला एक तरह से प्रभाव भी है, और उसमें बहुत से लोग हैं जो इससे मुक्त भी हैं। तो अब इसमें देखना है कि किसका प्रचार कितना हावी होता है, लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि केजरीवाल के साथ जो एक उनकी नैतिक आभा थी, या इस आंदोलन की जो एक नैतिक आभा थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब वो सीधी सी बात है कि लोगों के साथ लेन देन में बेहतर अपने को साबित कर ले, और उपभोक्ता, जो मैंने कहा कि नागरिक की जगह लोग भी अब उपभोक्ता की तरह सोच रहे हैं कि हमको मिल क्या रहा, हमको आप दे क्या रहे हैं और अभी क्या दे रहे हैं इसी वक्त। तो इस पर जो लोग, अगर जो माहौल है अगर यही रहा, तो वो जाहिर है उनके पास 62 सीटें हैं, वो दूसरों से बहुत आगे हैं।
तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो आगे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रचार चल रहा है उसमें मुझे लगता है कि वो अपनी स्थिति को बरकरार नहीं रख पाएंगे। और कहीं ना जी। कहीं कांग्रेस पार्टी भी काफी बढ़त में कई जगह मुझे दिख रही है। अब वो कितना बढ़ती है, कितना वोट आता है, या जैसे शीतल भाई कह रहे हैं कि 12 लाख वोट का खेल बहुत सामने है, तो फिर जाते जाते राजीव कुमार जी कौन सा एक तरह से मतलब रिटर्न गिफ्ट देकर जाएं, इसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, समाज में जिस तरह से राजनीतिक बहसें तेज हुई हैं, उसमें केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की प्रासंगिकता न सिर्फ घटी है बल्कि और तेजी से भी घटती नजर आएगी, ऐसा मुझे लगता है। शीतल जी, ये बात सही है कि जो आभा मंडल आम आदमी पार्टी और उसके नेता केजरीवाल साहब का था वो तो घटा है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। उनके बहुत सारे जो समर्थक सिंपैथाइजर हैं वो भी इस बात को मानते हैं। लेकिन एक पहलू जो आमतौर पे नहीं डिस्कस किया गया अभी तक हम लोगों के बीच और अन्य जगहों पर भी नहीं हो रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली बेस्ड पार्टी है, भले वो पंजाब में भी सरकार चला रही है, अन्य जगह भी यूनिट चला रही है। तो ये दिल्ली के अपने नेता हैं, केजरीवाल या जितने लोग हैं, आतिशी, जो भी आप जिनका भी नाम लीजिए। अब बीजेपी की तरफ से जो दिल्ली के नेता हैं वो विदोड़ी साहब हैं, प्रवेश वर्मा साहब हैं। लेकिन जो बीजेपी जिस कारण से 50% से ऊपर वोट पा जाती है केंद्रीय चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, वो केंद्रीय नेताओं के कारण है, केंद्रीय राजनीति के अपने समीकरणों के कारण है। और विधानसभा में वो लड़खड़ा जाती है और उतने ही वोट पा जाते हैं केजरीवाल साहब विधानसभा के लिए अब तक। तो मेरा ये आपसे सवाल है कि क्या स्थानिक नेतृत्व यानी लोकल लीडरशिप बनाम नेशनल लीडरशिप, यानी मोदी अमित शाह एक तरफ, दूसरी तरफ केजरीवाल और अन्य जो उनकी पार्टी के हैं, एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ केजरीवाल, यानी केंद्रीय स्तर के जो लीडर हैं बड़े दोनों पार्टियों के, बीजेपी एक तरफ वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी जीते, उनकी पार्टी को दिल्ली मिले, दिल्ली स्टेट, और दूसरी तरफ स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर एक नेतृत्व का एक 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 अपना वो बनाए, टीम बनाए, केजरीवाल साहब हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता की प्राथमिकता आपकी नजर में, या कैसे दिल्ली इसको देखेगा, या दिल्ली के लोग कैसे इसको इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे आपके हिसाब से? देखिए, एक स्थिति ये है कि बीजेपी के पास अपना विचारधारात्मक वोट जो हिंदू मुस्लिम बाइनरी पर है, मुसलमानों से नफरत पर है और पाकिस्तान से नफरत पर है, और तमाम ऐतिहासिक और दूसरे तर्क उसके साथ है। इतिहास में परिवर्तन की बहुत सारी बातें हैं, सब चूंकि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग इस पर बहुत बात कर चुके हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन वो उस तरह के विचार का उनके पास एक स्थायी वोट बैंक है जो एमसीडी के चुनाव में भी उनको मिलता है, विधानसभा में भी मिलता है, लोकसभा में भी मिलता है, और वो करीब 35% के आसपास है। 35 माइनस 2-3% आप कर सकते हैं, कभी 32 भी हो सकता है, कभी 38 भी हो सकता है, लेकिन वो कभी 20 नहीं हो जाता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी, जिसको विधानसभा में 54% वोट मिलता है, लोकसभा में वो 20% से नीचे आ जाती है। 24 पिछली बार 24 था। नहीं, पिछली बार 24 नहीं था। मैं बताऊं कि वो 4 सीटें लड़े थे और कांग्रेस उनके अलायंस में थी। लेकिन जब वो अलग लड़े हैं, तो उनको कांग्रेस से भी कम वोट मिला है लोकसभा में, इसलिए कि उनके पास कोई विचारधारात्मक वोट नहीं है। बिल्कुल ठीक पंकज ने कहा, वो एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसके एमडी, चेयरमैन, ऑल इन ऑल केजरीवाल है, सब कुछ वही है, और उस एक व्यक्तित्व उन्होंने अपना सामने रख रखा। तो दिल्ली में इसकी वजह से, और कांग्रेस के पास उनकी दिक्कत यह हुई कि उनके पास जो विचारधारात्मक और सांगठनिक वोट था, बहुत पुरानी पार्टी हो जाने के बाद और बहुत सारे आरोपों से लदने के बाद, बहुत सारे सवालों के जवाब समय पर न दे पाने की वजह से वो सब छीज गया, और उनमें धारात्मक काम उस गंभीरता से नहीं हुआ जैसा कि किसी भी राजनीतिक दल में होना चाहिए। नहीं होने पर वही परिस्थिति होगी जो कांग्रेस की परिस्थिति हुई। नतीजा यह है कि दिल्ली में करीब 30% मतदाता ऐसा है जो लोकसभा में मोदी जी को अपना आदर्श मानता है और विधानसभा में वो उसको केजरीवाल विकल्प नजर आते हैं। अब इस चुनाव में यह होगा कि हम ये देख पाएंगे
कि इसमें से केजरीवाल साहब से इसमें से कितना कम हो। ये तो तय है कि इसमें से कम होने जा रहा है, लेकिन कितना कम होगा वो उसके दो कारक होंगे। एक कि कांग्रेस कितना बढ़ेगी और बीजेपी कितना बढ़ेगी, क्योंकि ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी जो पिछले चुनाव में 38% प्लस थी और वो निश्चित तौर पर कुछ जा रही है। इन आरोपों के, शीश महल का आरोप या इन पे शराब वाले फैसले का आरोप, इनके जेल जाने का आरोप, इन सबको वो जितने समाज के हिस्से में डाल सकी है और उसकी सांगठनिक और प्रशासनिक और दूसरी तरह की जो क्षमताएं हैं, एजेंसियों का इस्तेमाल है, दिल्ली पुलिस साथ में है, एलजी उसके लिए बैटिंग कर रहे हैं और साधनों से वो संपन्न है, दूसरे लोगों के साधनों पर वो एजेंसियों से कब्जा कर सकती है। इन सारे कारकों का मिला के दूसरे ये हमारा चुनाव आयोग जिस तरह से एक्ट कर रहा है और जो चीज मैंने पिछली बार कह दी थी कि जो मतों में बढ़ोतरी और घटोतरी है, इन सब चीजों से मिला के बीजेपी भी बढ़ने जा रही है। तो अब वो कितना बढ़ेगी और कांग्रेस जो वोट बढ़ाएगी उससे जो कम होगा हिस्सा, तो केजरीवाल कितना घटेंगे, ये सब चुनाव के नतीजे हमारे आपके सामने होंगे, तब ये उसके आकलन में हमें इसकी सुविधा हो पाएगी। अभी हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और इस अनुमान से लगता है कि ये बहुत क्लोज इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें बहुत कम सीटों पर तो ये त्रिकोणीय होगा कांग्रेस की वजह से, लेकिन अधिकांश 90% से भी ज्यादा सीटों पर ये आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी का युद्ध है। और में इस बार केजरीवाल पिछले अपने तीनों चुनाव की तुलना में सबसे ज्यादा गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। पंकज जी, बिल्कुल एक संक्षिप्त टिप्पणी जो शीतल बाबू ने कहा और जो आपने अब तक हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया है, आपको क्या सूरत हाल नजर आता है इस चुनाव का? नहीं, बिल्कुल जो शीतल जी कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि लड़ाई बहुत गंभीर है। और अभी लेकिन देखिए, अभी हम आप जब बात कर रहे हैं तो आज 22 तारीख है और मेरा ख्याल है कि अभी कम से कम 12-13 दिन हैं, तो अभी आज माहौल 23, और आज भी शायद 23, आज 23 होगी 22 भाई। है। 22 22 है। 22 है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है 12-13 दिन है और 12-13 सॉरी दिन सॉरी, दिल्ली जैसे इलेक्शन के लिए बहुत मायने रखता है। बहुत इस बीच माहौल बहुत बदलेगा, बहुत तेजी से बदलेगा और बहुत तीखा भी होगा। अब कांग्रेस पार्टी किस लेवल पे अपने को, क्योंकि गंभीर तो लग रही है जिस तरीके से राहुल गांधी ने शुरुआत में ही सीधे केजरीवाल से पर एक तरह से हमला बोला है, या रोज बरोज आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था कि अजय माकन ने की और सारे लोग इनके नेता लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो कांग्रेस अपनी खोई जमीन पाने के लिए तो काफी बेकरार लग रही है और उसमें वो कितनी सफल होगी, इस पर भी बहुत कुछ केजरीवाल जी का जी भविष्य निर्भर करता है। जी जी। शुक्रिया आप दोनों लोगों को। हम लोगों ने चुनाव के वैचारिक और इशू बेस्ड तमाम मसलों को उठाया। देखना है कि बीजेपी वाकई कितनी बढ़त बढ़ाती है। वो ऑलरेडी उसका एक स्थिर, एक उसका स्टेबल वोट बैंक है दिल्ली में, इसको मानना पड़ेगा। हर चुनाव में हमने देखा है, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। लेकिन सवाल ये बात है कि भाई कांग्रेस इस बार क्या करेगी? कांग्रेस ने अगर वाकई जैसा आप लोग कह रहे हैं कि उसने अपनी स्थिति बहुत अच्छी की, बेहतर की, वजूद उसका सामने उभर कर आया, तो उसके नतीजे क्या होंगे? क्या समीकरण बनेंगे? केजरीवाल पर क्या असर पड़ेगा उनकी पार्टी पर? ये 5 तारीख को जनता तय करेगी और उसके बाद चुनाव में जब नतीजे आएंगे 8 को तो हम लोगों को पता चलेगा। हम लोग बीच-बीच में ज़रूर मिलेंगे आपस में बातचीत करने के लिए, ताकि हम अपने श्रोताओं, दर्शकों को एक सही संदेश, सही सूचनाएँ पहुँचा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों का फिर से धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।